खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। चलिए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे भाग में देश के विद्यार्थियों से किया संवाद। बोर्ड परीक्षा में बैठने वालों बच्चों को दिया सफलता का मंत्र। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज से शुरू। राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को उन्होंने संबोधित किया। इसके बाद औपचारिक कार्य शुरू हो गया। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही हंगामा शुरू हो गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले के विरोध में शिया समुदाय ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सड़कों पर जुलूस निकाले। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर काले बादल अभी भी छाए हुए हैं। इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ मैच खेलने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लिखित तौर पर जानकारी नहीं दी है। चलिए शुरुआत परीक्षा पे चर्चा की कर लेते हैं। छात्र छात्राओं के साथ पीएम मोदी के संवाद कार्यक्रम में परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दूसरे एपिसोड में एक छात्रा ने पीएम मोदी से एक सवाल पूछा, जिस पर पीएम मोदी बेहद भावुक हो गए, बेहद प्रसन्न भी हुए। क्या है पूरा वाकया, ये देखिए आप। देश भी 2047 में डेवलप्ड राष्ट्रों के साथ एक होने वाला है। मेरा प्रश्न क्या है कि हम नवयुवक इसे हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के 10th 12th के बच्चों के मन में भी 2047 विकसित भारत का ड्रीम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। आज मुझे अब मजा आएगा। वाह, देखिए ये चीज है ना। अब 2047 में विकसित भारत यानी क्या है? आपने कभी सिंगापुर के विषय में सुना होगा। सिंगापुर एक जमाने में एक मछुआरों का छोटा सा गांव था, उसमें से आज इतना बड़ा बन गया। तो ली कुआन यू कहते थे कि भाई अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो हमें अपनी आदतें डेवलप कंट्री के लोगों की होती वैसी बनानी पड़ेगी। हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंक दिया, कहीं पर थूक दिया, ये नहीं चल सकता। सिर्फ कहीं जाना है, भाई यहाँ पर रेड लाइट है, मुझे स्कूटर खड़ा कर देना चाहिए। अब छोटी सी चीज है कि भाई हम परिवार में तय करेंगे कि हमारे घर में खाने के बाहर कुछ भी जूठा नहीं छोड़ेंगे। बताइए, सब लोग ऐसा करें तो कितना खाना बचेगा, कितना बड़ा फायदा होगा। तो एक नागरिक के नाते मैं अगर इन चीजों का जीवन में ठीक से पालन करूं तो मतलब कि मैं विकसित भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब जैसे वोकल फॉर लोकल, मैं मेरे देश की चीजें खरीदूंगा। मैं भारत में जो चीजें बनी उसको लूंगा। जैसे मैं कहता हूं मेड इन इंडिया। अब कुछ लोग पैसे वाले लोगों को लगता है दुबई में जाके शादी करेंगे। वहां हिंदुस्तान में क्या कमी है भाई? हम सब देश के नागरिक छोटी छोटी चीजों को करें, हम जरूर विकसित भारत बनाने में अपना दायित्व निभा सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की 9वें एडिशन के दूसरे एपिसोड में छात्र से बातचीत की और स्टार्टअप को लेकर पीएम मोदी ने पूरे देश के युवाओं को एक बड़ा संदेश भी दिया और एक बड़ी प्रेरणा भी। स्टार्टअप करने की सोच रहे देश के हर युवा को पीएम मोदी की ये बात जरूर सुननी चाहिए। छवि जैन है मेरा नाम। मुझे स्टार्टअप करना है तो मुझे किन किन विषय की जानकारी चाहिए और एजुकेशनल लेवल पे मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे स्टार्टअप के लिए मदद मिल सके। आपकी बात एकदम सही है। मैं भी आजकल जब भी किसी नौजवान से मिलता हूँ तो तुरंत कहते हैं स्टार्टअप। पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं। किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं, किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं। अपने किसी 4 दोस्तों को देख जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं,
एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है, चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं। जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी रुचि है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टार्टअप चलाते हैं, तुमको मिलने जाना और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे, उनको बताना कि मैं स्कूल से हूँ, मैं स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो वो छुपाएगा नहीं, आपसे बताएगा। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान भी मिलेगा कैसे कर सकते हैं। और परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दूसरे एपिसोड के दौरान एक शानदार तस्वीर देखने को मिली। कार्यक्रम में शामिल छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स पीएम मोदी के लिए अपने राज्य के पारंपरिक स्नैक्स लेकर आए थे। पीएम मोदी ने भी अपने ही अंदाज में इन स्नैक्स को न सिर्फ चखा बल्कि छात्रों के साथ इसे शेयर भी किया। एक रिपोर्ट देख लें। सर, हाँ, आप भी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करके आए हैं, आप भी हमारे यहाँ का खाना चाहेंगे? कैसे बनता है? सर, ये बेसन को गोल गोल आकार देकर उसको तलते हैं। अच्छा, और ये नमकीन होता है। तो कब खाते हैं लोग? सर, दिवाली के टाइम। दिवाली टाइम का खाते हैं? ज्यादातर दिवाली टाइम पे बनता महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं? है। महाराष्ट्र में ऐसा ही बनता हो, चकली कहते हैं। हाँ सर। ये क्या है? सर, ये खूरमी है। हाँ। हमारी गुड़ से बनती है, आटे से बनती है, सूजी से बनती है। और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर काले बादल अभी भी छाए हुए हैं। इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ में मैच खेलने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। हालांकि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लिखित तौर पर जानकारी नहीं दी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 15 फरवरी को भारत बनाम पाकिस्तान मैच देखने को मिलेगा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े भारत बनाम पाक मैच को कराने के लिए आईसीसी भी हर संभव प्रयास कर रहा है। रविवार यानी कि 8 फरवरी को आईसीसी और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी की मीटिंग हुई, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी शामिल थे। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट खत्म करने के लिए आईसीसी के सामने 3 बड़ी डिमांड रखी है। देखिए, पहली डिमांड उन्होंने रखी है कि आईसीसी से पाकिस्तान को मिलने वाली सालाना फंडिंग बढ़ाई जाए। दूसरी, मौजूदा स्थिति में आईसीसी का ऐसा करना संभव नहीं दिखता। फंडिंग बढ़ाए जाने पर पाकिस्तान का बड़ा फोकस है। दूसरी शर्त है कि टीम इंडिया पाकिस्तान की द्विपक्षीय क्रिकेट दोबारा शुरू कराए आईसीसी। क्या हो सकता है? भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी पाकिस्तान की आतंकी नीति के चलते उसके साथ क्रिकेट संबंध सिर्फ आईसीसी या अन्य मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के कहने पर नहीं होगा। तीसरी शर्त है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाए। क्या हो सकता है? आईसीसी रूल बुक में कहीं नहीं लिखा है कि मैच के बाद खिलाड़ियों का हाथ मिलाना जरूरी। हाथ न मिलाने का फैसला पाकिस्तान की आतंकी नीति के कारण है, इसे भी आईसीसी शायद ही माने। तो 3 बड़ी शर्तों के साथ पाकिस्तान क्रिकेट मैच के मैदान में उतरना चाहता है। ये अब ब्लैकमेलिंग में कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान है वो खेल में भी उतर आया है। तो दूसरी बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र की, विधानमंडल की। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू किया गया। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की सभी 75 जनपदों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय और अभ्युदय विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं। 2022-23 से 2024-25 के बीच शिक्षकों के लिए 2,61,000 से अधिक टैबलेट वितरित किए गए हैं। बेसिक शिक्षा के चतुर्मुखी विकास हेतु ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में वर्ष 17-18 में संतृप्तिकरण का प्रतिशत 36 से बढ़कर 25-26 में 96% हो चुका है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 2 विद्यालयों को मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय एवं एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2022-23, 24-25, 24-25 में परिषदीय प्राथमिक उच्च माध्यमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों के उपयोग 2,61,000 से अधिक टैबलेट्स वितरित किए जा चुके हैं। वर्ष 2025-26 में दुर्बल वर्ग के बच्चों की निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत 1,40,000 से अधिक बच्चों का प्रवेश कराया गया है। प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत विद्यालयों के जर्जर भवनों का नवनिर्माण एवं सुविधाओं का विस्तार समाहित है। तो विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में विपक्ष के बवाल और
आने वाले बजट को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने कपिल देव अग्रवाल से बात की, जो कौशल विकास मंत्री है। क्या कुछ कहा कपिल देव ने, एक बार सुनते हैं। विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विपक्ष का जोरदार हंगामा रहा। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्योंकि आज विपक्ष ने गो बैक का नारा लगाया राज्यपाल को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सदन के अंदर हंगामा करने का काम करती है। उनकी कोई आस्था न संविधान में है, न संवैधानिक व्यवस्थाओं में है, न उनके निर्वाचन आयोग के अंदर कोई व्यवस्था है, न उनका सम्मान है, और हर काम के ऊपर हंगामा करना उनकी नीति बन गई है। और आज भी राज्यपाल जी के सामने जिस प्रकार से उन्होंने हंगामा काटने का काम किया, और एक संवैधानिक चेयर जो सबसे बड़ी कुर्सी एक इस प्रदेश की है राज्यपाल के रूप में, उनका भी अपमान करना, महिला के नाते भी उनका अपमान करना, राज्यपाल के रूप में भी अपमान करना, लगातार गो बैक के नारा लगाना, वो बेहद भर्सनी भी है और निंदनीय भी। सर, अगर बात करें 11 तारीख को बजट आ रहा है, तो कैसे देखते हैं सर कि उत्तर प्रदेश का बजट आ रहा है और जनता की बड़ी उम्मीद है? पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास कैसे हो, कैसे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों को उनकी और अधिक आमदनी को बढ़ाना, कैसे बिजली को शानदार व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश के अंदर हों जो पहले से ही चल रही हैं, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आत्मनिर्भरता, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की राशि को बढ़ाना, गन्ना मूल्य का लगातार भुगतान, हमारा विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास, उसके अंदर युवाओं को टेक्निकल शिक्षा के साथ साथ उनको रोजगार देना। तो मुझको लगता है कि प्रदेश के लिए एक शानदार बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया है। तो देखिए, साफ कहना था ये कपिल देव अग्रवाल जी थे कि आने वाला जो बजट होगा, जो आम जनता जिस चीज की उम्मीद कर रही है, कहीं ना उत्तर प्रदेश का ये बजट उस पर मील का पत्थर साबित होगा। कैमरा रोहित के साथ अभिषेक मणि त्रिपाठी, डीडी न्यूज, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में इस समय बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और 11 तारीख को 2.0 योगी सरकार के 2.0 का बजट पेश किया जाएगा। लेकिन हमारे साथ सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहां पर हमारे साथ अभिषेक मणि त्रिपाठी जुड़े। अभिषेक, पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, लेकिन हंगामा इतना बरपा कि स्थगित करनी पड़ी विधानसभा को। क्या एसआईआर ही मुद्दा था? एसआईआर के अलावा और कई मुद्दे थे? जी बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो बजट की शुरुआत हुई और आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरुआत हुई, लेकिन विपक्ष लगातार बात कही जाती है, सब शुरुआत होती है हंगामे का दौर शुरू होता है। गो बैक का नारा लगाने लगी राज्यपाल की, जैसे अभिभाषण शुरू हुआ उसके बाद से विपक्ष लगातार गो बैक का नारा लगाने लगा। उसके बाद से करना पड़ गया पूरे सत्र को। तो सबसे बड़ी चीज देखने वाली बात होती है, लगातार जो सरकार का दावा रहता है कि विपक्ष हमेशा जो है मुद्दों को भटकाने के लिए लगातार जो है इस तरह के हंगामे करता है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। अगर बात करें तो इस बार का सत्र अपने आप में महत्वपूर्ण भी होगा, क्योंकि बजट सत्र है। लगभग 9,000 करोड़ रुपए का ये सत्र का अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बजट सत्र आएगा, लंबे समय से लोगों का इंतजार रहता है, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। इसके बाद अगर कल बात करें तो जो कल दूसरा दिन होगा, जो उस दिन जो शोक संदेश है उस पर चर्चा होगी, और 11 तारीख को जो है बजट पेश किया जाएगा, जिसके बाद से तमाम जो चर्चाओं का विषय बनेगा। अगर बात करें तो विपक्ष जो लगातार जो है एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामा का लगातार जो राज्यपाल के नारे लगाए, कहीं ना विपक्ष तमाम महंगाई को लेकर तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर हंगामा करता दिखा। अभिषेक, क्या ठीक है एसआईआर का मुद्दा है, अहिल्याबाई होलकर का मुद्दा है, कई और बड़े मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इस बार का बजट क्या लोक लुभावन हो सकता है? क्योंकि चुनावी वर्ष आने वाला है, चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए, चुनाव आने वाला है तो इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया जो अंदाजा लगाया जा रहा है लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें तमाम एमएसएमई की बात करें, तमाम व्यवसाय की बात करें, कौशल विकास की बात करें, तमाम ऐसे एक्सप्रेसवेज की बात करें, तमाम औद्योगिक विकास की बात करें, चाहे पर्यटन की बात करें, तो तमाम चीजों को देखते हुए साथ साथ जो रोजगार की बात होती है उसको लेकर भी तमाम बढ़ावा, जैसे एमएसएमई की बात करते, स्वरोजगार योजना की बात कही जाती है, उसको लेकर भी बजट में जो बड़ा प्रावधान रहेगा। लेकिन आने वाली 2 दिन और बचे हैं, 11 तारीख को जो बजट में चीजें होंगी वो सामने आएंगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि 11 तारीख के बजट में बहुत कुछ सामने आने वाला और उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार का बजट भी काफी कुछ होने वाला। लेकिन आपने कौशल विकास मंत्री से भी बात की थी, क्या आपको लगता है कि कौशल विकास को लेकर, स्टार्टअप को लेकर, एमएसएमई को लेकर क्या कुछ युवाओं के लिए सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, हमारे कौशल विकास मंत्री से बात हुई और लगातार हम लोग कौशल विकास और खबरों पर नजर ही बनाए रहते हैं। लगातार अगर सरकार की बात करें, जो स्वरोजगार की बात हो रही है, तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें रोजगार दिया जा रहा है, और लाखों की तादाद में जो देश की बात करें जो अपना खुद का स्वरोजगार कर रहे हैं, उसको और बढ़ावा देने के लिए, उसमें और फंड बढ़ाने के लिए भी हो सकता है इस बजट में और जो पूंजी दी जाए। तो लगातार अगर कौशल विकास और रोजगार योजना की बात की जाए, एमएसएमई की बात की जाए, तो लाखों की तादाद में जो रोजगार वो खुद स्वरोजगार की जो बात होती है उसमें युवा बढ़ चढ़ के भाग भी ले रहे हैं, और बड़े तादाद में जो है सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है ताकि वो अपना खुद का स्वरोजगार चलाएं। एक आखिरी सवाल अभिषेक, विपक्ष किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है? एसआईआर, अहिल्याबाई होलकर, या कुछ और मुद्दे हैं?
जी बिल्कुल, अगर बात करें सबसे बड़ा मुद्दा जो है इसमें लगातार एफआईआर का चल रहा है, जो फॉर्म 7 की बात की जा रही है उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव भी तमाम ट्वीट कर रहे हैं। तो लगातार अगर आज की बात करें तो आज शुरुआती दिन का तो महंगाई और एफआईआर का जो मुद्दा है वो खास करके सबसे ऊपर रखा हुआ है विपक्ष ने। तो एफआईआर मुद्दे को लेकर ज्यादा चल रहा है। होटल वाले मुद्दे की बात करें या जो मुख्य अगर मुद्दा है तो एफआईआर का मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिए विधानसभा सत्र पर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां के जयपुर के चांदपोल गेट के पास एक सब्जी मंडी है। वहां करीब 100 साल पुरानी दरगाह की छत के निर्माण को लेकर तनाव हो गया है। पूरे इलाके में पुलिस तैनात है। पूरा मामला यह है कि दरगाह की छत निर्माण को लेकर एक पक्ष नगर निगम गया, जहां उसे छत बनाने की इजाजत मिली, लेकिन दूसरे पक्ष का यह कहना है कि नियमों के मुताबिक छत निर्माण का जो आदेश है वो नहीं है। इसी को लेकर तनाव है। फिलहाल नगर निगम के आदेश पर भी रोक लगा दी गई है और छत निर्माण का काम रुका हुआ है। बाजार के ऊपर आरसीसी का काम करने को लेके विवाद हुआ है। इसके अंदर नगर निगम द्वारा स्वीकृति जारी की हुई है और दूसरे पक्ष के लोग आए, उनका ये कहना था कि इसके अंदर जो ये स्वीकृति की है वो नियमानुसार नहीं है। इसको लेके जो बातचीत हुई और उसके बाद में वहाँ का काम रोका गया है। नगर निगम ने भी वहाँ पे उसका दोबारा से जो परमिशन दी हुई थी उसको एक बार उन्होंने उसको पाबंदी लगाई है कि इसको कुछ समय के लिए रोका जाता है और नए सिरे से इसके अंदर परमिशन जारी की जाएगी। इलाके के अंदर शांति है, पुलिस का जाब्ता लगा हुआ है। बाजार के ऊपर आरसीसी का काम करने। और कानपुर के पौष ग्वाल टोली इलाके में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार पहले बुलेट और फिर एक ऑटो का टक्कर मारी और फिर कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ चढ़ गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। हादसा रविवार दोपहर करीब 3:15 बजे हुआ। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। घटना के बाद कार चला रहे शिवम मिश्रा को उसके बॉडीगार्ड्स ने कार का शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाला और अपने साथ ले गए। शिवम मिश्रा मशहूर तंबाकू कारोबारी का बेटा है। मौके पर मौजूद लोगों का दावा है कि हादसे के वक्त शिवम नशे में था। और इस दुर्घटना में जो घायल हुए उनका इलाज जारी है। एक्सीडेंट के समय मौजूद चश्मदीदों ने पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ उन्होंने देखा है, वो आप सुनिए। हम फुटपाथ के किनारे पे खड़े हुए थे, गाड़ी आई, टक्कर हो गया। पहले किसको टक्कर लगी थी? पहले बुलेट पे टक्कर लगी थी। बुलेट में, फिर आप फिर हमारे लगी थी। क्या हुआ था? पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गाड़ी लिए हम लोग जा रहे थे ऑटो में, ऑटो मार दी मेरे और जंगल टेढ़ा हो गया। इतनी महंगी गाड़ी लिए। कितने लोग चोटिल हुए हैं? चला कोई हुआ नहीं है। वो जगह ये है कि किसी चोट वोट नहीं आई है। जो गाड़ी चला रहा था उसको अस्पताल ले आया। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले के विरोध में रविवार को शिया समुदाय के लोगों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में लोगों ने सड़कों पर जुलूस निकाला तो वहीं अयोध्या के इमामबाड़ा जवाहर अली खां में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत कर आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की है। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया है। जलसे को संबोधित करते हुए मौलाना दबीर अख्तर दबीर काशान आबदी, मौलाना सैयद जाफर राजा और मौलाना अजीम बाकरी ने आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वक्ताओं ने कहा कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता और दुनिया भर में निर्दोष लोगों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ अपराध है। आज तक भारत की किसी मस्जिद में इस तरीके का कृत्य नहीं हुआ है। सरकार से निवेदन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाए और पाकिस्तान को बेनकाब करे। शिया समुदाय के शहर इमाम मौलाना जाफर रजा ने कहा कि इस्लामाबाद की घटना अत्यंत दुखद है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कदम उठाना चाहिए। और केंद्रीय कानून न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अयोध्या दौरे पर वो रहे। रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पेंशन स्कीम, यूजीसी, यूनियन बजट, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और लंबित मुकदमों पर अहम बयान दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का विचार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का है, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कई अहम सुधार किए गए हैं। नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में और इससे कर्मचारियों में सकारात्मक भाव भी आया है। अब आप ये कह रहे हैं कि हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम पे ही जाएंगे, आपका यही सवाल है ना। ये जब विचार आया था ओल्ड पेंशन स्कीम का, ये विचार मनमोहन सिंह जी के कालखंड में आया और उसके बाद जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की है उसमें बहुत सुधार किया है। अब कर्मचारियों में
ये भाव आ गया कि ये जो नई पेंशन स्कीम लेके आए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये बेटर है। ये मामला ही सुप्रीम कोर्ट का ही था। कोई आदमी PIL में गया, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के सामने ही यूजीसी ने अपना रेगुलेशन के ड्राफ्ट रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा चेंज करके लाओ, ऐसा चेंज करके लाओ। अब एक PIL में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको अभी स्टे करते हैं और आप इसका और अध्ययन करके लाइए। देखिए, सरकार संवेदनशील है, सभी वर्गों का सरकार ध्यान रखती है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश में। कोई अब पर्टिकुलर इशू अलग विषय है, बाकी तो पूरे देश में ये भाव गया कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं तब से कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है। कि हम यूनियन बजट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये जो यूनियन बजट है 2026-27, ये भारत को विकसित भारत बनाने वाला बजट है। भारत की जो विकास की दर है उसकी रफ्तार तेज करने वाला बजट है। ये बजट विकास और विरासत के समन्वयवादी सोच का बजट है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। और हरदोई के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट 2026-27 के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत ये बजट रिफॉर्म ओवर रिटोरिक, नारेबाजी से ऊपर सुधार के सिद्धांत पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा। केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा। उसमें हरदोई के लिए विशेष रूप से टेक्सटाइल पार्क देने की घोषणा हुई है। उस पे काम पहले से चल रहा था और एक बड़ा बजट इसके लिए दिया गया है। कुछ क्षेत्र इसका लखनऊ में रहेगा जनपद में, कुछ क्षेत्र संडीला में रहेगा, हरदोई में रहेगा। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा कदम है। हरदोई हमारा जनपद जो प्रायः कृषि प्रधान जनपद समझा जाता था, आज निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और उत्तर प्रदेश के सबसे सफल औद्योगिक क्षेत्रों में से एक हरदोई बन के तैयार हुआ है। इसके साथ साथ किसानों को भी कैसे मजबूती दी जाए, इसके लिए कदम बढ़ा रहे हैं हम लोग, ये मानते हुए कि जो पारंपरिक हमारे क्रॉप्स हैं उसके जरिए बहुत ज्यादा किसान की आमदनी बढ़ाया जाना अब संभव नहीं रह गया है। लेकिन उसका तरीका ये है, जो खेती से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, पशुपालन है, मछली पालन है, ऐसे व्यवसाय को आगे हम लोग को बढ़ाना है और उसके लिए काफी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें कि हाई डेंसिटी कल्टीवेशन के लिए बजट दिया गया है, ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग के लिए बजट इसमें दिया गया है और इसको हम लोग तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और गोरखपुर नगर निगम की करीब 125 साल पुरानी ऐतिहासिक लाइब्रेरी अब पूरी तरह नए और आधुनिक रूप में आम लोगों के लिए खोल दी गई है। करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से हुए रिनोवेशन के बाद ये लाइब्रेरी अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक आधुनिक डिजिटल नॉलेज हब बन गई है। लाइब्रेरी के खुलने से परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नगर निगम की इस लाइब्रेरी में सिर्फ 500 रुपए में पूरे 1 साल के लिए सदस्यता दी जा रही है, जो निजी लाइब्रेरी की तुलना में काफ़ी सस्ती है। पुरानी किताबें और नई तकनीक के मेल के साथ इस लाइब्रेरी की खास बात यह है कि यहाँ दुर्लभ और ऐतिहासिक किताबों के साथ साथ डिजिटल संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। छात्रों के लिए ई-लर्निंग मटेरियल, ऑनलाइन जर्नल्स और डिजिटल रीडिंग टेबल की सुविधा जोड़ी गई है, ताकि वे पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक तकनीक की शिक्षा भी इससे हासिल कर सके। जी, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम लोगों ने, आपको जैसा कि मालूम होगा कि नगर निगम गोरखपुर में बहुत पुरानी लाइब्रेरी थी, तो उसकी स्थिति कुछ खराब हो गई थी। बट स्मार्ट सिटी में हमने नया प्रोजेक्ट लेकर के उसको पूरा जो है रिजोनेट किया है और अब पूरी एक नई लाइब्रेरी बनी है जो डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पे काम कर रही है। वहाँ पे कंप्यूटर, नेट की भी सारी व्यवस्थाएं हैं और काफ़ी पुरानी और काफ़ी ज़्यादा पुस्तकें वहाँ पे अवेलेबल है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, रिसर्च करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगी। वो सब सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं और काफ़ी बच्चे जो है अब लाइब्रेरी में आ रहे हैं और यहाँ की लाइब्रेरी की सुविधाओं का जो है वो लाभ उठा रहे हैं। और जनपद संभल के चंदौसी नगर पालिका परिषद क्षेत्र के नखासा में बसपा की सरकार के समय काशीराम आवासीय योजना के तहत 9 ब्लॉकों में 108 आवासों का निर्माण कराया गया था, लेकिन 13 वर्ष बीतने के बाद भी उनका आवंटन आज तक नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से वहां पर लोगों ने अवैध रूप से रहना शुरू कर दिया और कब्जा कर लिया।
जब इस बात की जानकारी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी धर्मराज राम को मिली तो उन्होंने वहां पर रहने वाले परिवारों को खाली करने के लिए कुछ समय दिया, लेकिन समय बीतने के बाद भी उन लोगों ने आवासों को खाली नहीं किया। इसके बाद नगर पालिका परिषद की टीम भारी पुलिस बल के साथ आवासों को खाली कराने के लिए मौके पर पहुंची और एक ब्लॉक में बने 12 आवासों को खाली कराया। तो इन खबरों के साथ अभी बस इतना ही। नमस्कार।